धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ने गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी कुछ खास खबरों की। कल तो ये बुलेटिन हमने आपके सामने बहुत देर से रखा, 8 बजे के आसपास रखा। कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम थी, एडिट हो नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जिस तरीके से व्यूज दिए हैं, जिस तरीके से सराहा है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और उससे हमें काम करने की रोजाना नई ऊर्जा मिलती है, इसलिए इस बात का जिक्र करना भी बनता है। और शुक्रिया कृष्णकांत जी यानी केके जी का, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर अपनी पैनी नजर रखते हैं, जो हमारे लिए रोजाना वक्त भी निकाल लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम, थैंक यू। जो मैंने कहा कि कल हमने देर से रखा, क्या ऐसा तो नहीं है कि बेवजह मैं बात को लंबा कर रहा हूं, या इसका जिक्र करना जरूरी था? नहीं, ठीक है। यदि हमारा प्रोग्राम बन चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है और आपको इससे पोस्ट करना उसमें डिले हो गई है, तो हमारे सुनने वालों को जानना चाहिए कि क्यों डिले हुआ। अच्छी बात है, पारदर्शिता रहनी चाहिए। जी चलिए अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर में बड़ा मामला हो गया है। वहां पर एक आईएएस की कोचिंग देने वाला सेंटर है, वहां पर एक लड़की समेत 3 छात्रों की मौत हो गई है। हंगामा मचा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन निकलेगा कुछ नहीं। निकलने का कुछ है भी नहीं। आंदोलन हो रहा है, धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। एक लड़की या 2 लड़कियां उसमें हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य मकसद और मसला यह है कि भारत भर में जहां देखे कोचिंग सेंटर है। क्लास 1-2 से ही लोग अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजते हैं, फिर कोचिंग सेंटर है, हर कंपटीशन है। आप कितना भी जोर लगा ले, 1000 नहीं लाखों कोचिंग सेंटर खोल दें, यानी एक पैरेलल पूरा का पूरा एक दूसरा इंडस्ट्री बन गया है। जहां तक शिक्षा है, शिक्षा अपने आप में तो व्यापार है ही है, स्कूलों के अलावा भी बच्चों को अलग से पढ़ाना पड़ता है। और कितना भी पढ़ाए वही तोता रटंत है। वही स्पेशलिस्ट भले ही हो जाए, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बन जाए, लेकिन जहां तक जनरल नॉलेज, जनरल इंफॉर्मेशन और एक सामाजिक व्यक्ति बनने की बात है, एक अच्छे नागरिक बनने की बात है, वह तकरीबन शून्य है, वह गायब है। सबसे बड़ा मसला यह है, वैसी हालत है जैसे शिक्षा का। एक छोटा सा उदाहरण दूं, पूरे दिल्ली में ही जहां तक बात है, पानी पीने के लिए आरओ लगाते हैं, बिजली आजकल कम कट रहा है, इसके बावजूद भी आप एक अलग से स्टैंड बाई इन्वर्टर बनाते हैं। यानी अलग से एक इंडस्ट्री चल रही है, बिना मतलब के श्रम शक्तियां उसमें बर्बाद हो रही है, और हम जो भी पैसे कमाते हैं वह उसमें गायब हो रहे हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, कि अलग से एक इंडस्ट्री चलाई जा रही है पैरेलल तौर पर, ताकि धंधा निकाला जा सके। सरकारी हॉस्पिटल के सामने प्राइवेट हॉस्पिटल खड़ा किया जा रहा है, बाद में फिर इंश्योरेंस कंपनी भी आ जा रही है। लेकिन इसको मैं समझता हूं कि आरक्षण फिल्म में मनोज बाजपेयी ने ज्यादा बेहतर ढंग से कहा है। उसने कहा है कि ऐसा धंधा तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। लोग अपने बच्चों को हमारे पास पढ़ने के लिए भेजते हैं, और जब वो फेल हो जाते हैं तो हमें कोई जिम्मेदार नहीं ठहराता, बच्चों को जिम्मेदार ठहराता है। आप क्या कहेंगे इस लाइन के बारे में? जी हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हैं। और यह जितने मेन इंडस्ट्रीज से, यानी जहां उत्पादन होता है, चाहे वो जमीन हो, खेत हो या इंडस्ट्री हो, माइंस हो, इसके अलावा सर्विसेज में जो बिना मतलब के इस पूरे के पूरे समाज पर बोझ है। डॉक्टर हमें चाहिए, इनकी सर्विसेज चाहिए, शिक्षकों की सर्विसेज बहुत जरूरी है, वो प्रोडक्शन में बिल्कुल भाग ले या ना ले। लेकिन वकील देख ले आप किस तरह से जबरदस्ती हम आपस में लड़के कर रहे हैं। इन जिन इंडस्ट्रीज के बात की, शिक्षा का पैरेलल जो चल रहा है वो चल रहा है। और जहां तक बड़े बड़े पृष्ठ पुजारी बन के बैठे हुए हैं, आपको ताबीज पहनाकर या चंदन लगा के आपको जो भी करवा रहे हैं कि आपको बेटा पैदा होगा, आपका भविष्य सुधरेगा, आपका अगला जन्म सुधरेगा, कोई तोता को लेके कर रहा है, कोई सड़क के किनारे बैठ रहा है, अपनी अपनी औकात के हिसाब से। बड़ा वाला है तो उसका बड़ा बड़ा ज्योतिष बना हुआ, लाखों रुपए वह लेता है और सुधारता है। जो गॉड ने लिखा है उसको सुधारता है कि भैया इस तरीके से कर दो। ये सब के सब हमारे ऊपर बोझ है। जी चलिए, बिल्कुल आपने एग्जाम्पल सही दिया है, और असल में ये बोझ हमें चाहिए। शायद इन बोझ के बगैर हम लोग चलना भी नहीं चाहते। हमारे आसपास ऐसी हमारी मानसिकता बना दी गई है। अगली खबर है फ्रांस से। आपने कल कहा था कि जैसे विंडो क्रैश हो गया, पूरा ब्लू स्क्रीन हो गया, हो सकता है वैसे ही हुआ हो। तो किसी ने दावा भी कर दिया कि हाँ भैया, ये तो क्राउड स्ट्राइक का हो गया है मामला। ये जहां तक क्राउड स्ट्राइक की बात है, वह थोड़ा जोक भी हो सकता है, हालांकि उसका अंश भी हो सकता है। अभी पूरी
तहकीकात आई नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं कि जहां तहां बीच में आगजनी की भी घटनाएं हुई है, यानी जो इनका हब सेंटर है वहां पे आगजनी की घटना क्यों हुई है। आप इसको समझें कि कोई भी सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खासकर, तो उसमें जैसे हमारा कंप्यूटर ही है, उसको हम रीस्टार्ट करते हैं, कुछ गड़बड़ी होती है तो वह अपने आप को एनर्जाइज करता है, फिर से अपने आप को ठीक करता है, जो गलतियां होती है उसको सुधारता है। ये बहुत चीजों में होती है, जैसे मिराज में भी उसका भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स वो सब अपने आप करता है, आप उसको 10-12 घंटा के लिए जमीन पे उसको रीस्टार्ट करते हैं। वही हालत यहाँ की हुई होगी, और रीस्टार्ट यदि नहीं हुआ तो फिर जहां तहां जंक्शन पे, सेंटर पे वो चीजें खराब हो गई, आग लगी ना लगी। ये कहते हैं कि सोमवार यानी कल तक सारी सिस्टम ठीक हो जाएगी। अभी भी बहुत सारे यात्री फंसे हुए हैं, नहीं आ पा जा रहे हैं। और जहां तक ओलंपिक की बात है, ओपनिंग से लेकर अभी तक उसका तो बैंड बज ही चुका है, उसकी भारी बेइज्जती हो चुकी है। अब देखते हैं कि इसके बहाने वो क्या करेंगे, लेकिन इतना साफ नजर आ रहा है कि इसमें किसी विदेशी ताकत का हाथ, चाहे वो ईरान हो या रशिया हो, यूक्रेन हो, उनका हाथ नजर नहीं आ रहा है। जी, क्या इससे एक बात तो समझ आ ही रही है ना सर, कि इससे पहले विंडो क्रैश हो गया, अब ये फ्रांस में जो कुछ हो गया, ये जो सब कुछ ऑनलाइन किया जा रहा है, सर्वर पर किया जा रहा है, कंप्यूटराइज किया जा रहा है, 1 मिनट में सब क्रैश, आपके बैंक में जो कुछ रखा है सब हैकर्स का। जितना ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो रहा है, जितना ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम हो रहा है, उतना ही मास क्रैश होने की संभावना बढ़ रही है। छोटा मोटा नहीं, मतलब पूरे देश में, पूरे दुनिया भर में एक साथ इकट्ठे ऐसा हो सकता है। और जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और यदि मुनाफे की दुनिया से दूर होकर हम सभी को रोजगार में लगाते हैं और वहां पर सही ढंग से एक बैलेंस बनाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट से लेते हुए जितने भी हमारे पास अभी तक के इलेक्ट्रॉनिक या उसके जितने भी मेजरमेंट्स हैं, और हमारी अपनी श्रम शक्ति, हमारा खुद का दिमाग लगता है, तो सही में हम बहुत आगे विकसित कर सकते हैं। लेकिन जहां वहां मुनाफाखोरी होता है, एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता होती है, हम वायरस बनाना शुरू करते हैं, तो इस तरह की भयानक संभावनाएं हो सकती है। आप देख नहीं रहे छोटी मोटी युद्ध से होते हुए कैसे परमाणु बम की युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, क्या इसी से सबक ले लिया है ब्रिटेन ने, क्योंकि अब वहां पर कैशलेस इकोनॉमी की बात नहीं हो रही है, क्योंकि लोगों को पता है यार ऑटोमेटिक पैसे कट जाते हैं, अब बेकार की फजूल की चीजें खरीदी जाती हैं या फजूल की चीजों की ईएमआई जाती रहती है, इसलिए वो लोग कैश में ज्यादा काम करें। पूरे ब्रिटेन के अंदर से रिपोर्ट आ रही है, फिर से वापसी हो रही है। वैसे भारत में देख लें तो जिस ढंग से साइबर क्राइम हो रहा है, मैं खुद ही एक बार उसमें 25-30 हजार खो चुका हूं, और पूरे भारत में जबरदस्त रूप से हो रहा है, इतने बावजूद समझाने की कि भाई तुम अपना कोड मत देना, पासवर्ड मत देना, ओटीपी मत देना, उससे बातें मत करना, इसके बावजूद ये घुस रहे हैं आपके उसमें, और आपके एफडी वगैरह तक में, प्रोविडेंट फंड में भी घुस के बिना आपके किसी पासवर्ड दिए हुए भी ये पैसे लूट रहे हैं। तो इससे तो हम मजबूरी में फिर वहीं जा रहे हैं, और इंग्लैंड में उसकी बात हो रही है। और जहां तक फंसाने की बात है जनता का, हम अपने घर में देखें, मिडिल क्लास के घर में देखें, हायर मिडिल क्लास के घर में देखें, इतने कचरे भर रखे, एक एक चीज के 2-2 सिस्टम लगा रखे, दिखाने के लिए बड़ी सुंदर हो, लेकिन उपयोग कुछ नहीं है, और हम उसका एक हिस्सा बन जाते हैं, सामान का हिस्सा बन जाते हैं। हम भी खुद भी एक कमोडिटी बन जाते हैं, चाहे वो फैशन डिजाइन के कारण हो या अपनी सुविधा के कारण हो, इलेक्ट्रॉनिक गजट के कारण हो, फोटोग्राफी के कारण हो, वगैरह वगैरह हो। तो वास्तव में जो कैश का जहां आदान प्रदान है, या बिल्कुल कैशलेस सोसाइटी कर दे, कार्ड भी नहीं हो, यानी जो प्रोडक्ट होता है उसी का आदान प्रदान करें, जो समाजवाद में होगा, तो वो बात की चीज है, लेकिन वह सही चीज होगा। जी, समाजवाद में हो गई, आप पीछे ले जाएंगे भैया, गुड़ तुम दे दो, गेहूं हम देंगे, वह पुराने जमाने वाली चीज नहीं होगी। जो बार्टर सिस्टम था वो नहीं होगा। हम जो मेहनत करते हैं, प्रॉपर एडिटिंग होगा कि हमने कितना मेहनत किया, कितना का सामान मिलना चाहिए, और उसके हिसाब से जो सामान है, समाज तो आज भी, समाज में आज भी देखें जितने प्रोडक्ट और सामान है, वो प्रोडक्शन सेंटर से लेके हमारे घर तक पहुंच रहा है, इस्तेमाल तो हमें ही करना है, लेकिन उसका मास स्केल पे पूरा प्रोडक्शन सिस्टम को, पीडीएस को, यानी पीपुल्स या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इस तरह मजबूत करेंगे कि सही समय में सही माल मिले, और उसमें हेरा फेरी की संभावना बहुत ही कम, शून्य की तरफ हो जाएगा। जी, चलिए, भारतीय सोशल मीडिया में खासकर जो सत्ताधारी लोग हैं, उनके आईटी सेल में भाभी के नाम से मशहूर हो चुकी जॉर्जिया मेलोनी, यानी कि इटली की प्रधानमंत्री, चीन की धरती पर अवतरित हो चुकी हैं। हाँ, पहली बार वो गई है वहां पे, और इनका मुख्य कारण तो वही बेसिकली धंधा यानी ट्रेड और व्यापार ही है, लेकिन साथ साथ इसलिए भी गई हुई है
कि चीन अभी पूरे विश्व भर में, चाहे वह यूक्रेन युद्ध हो या गजा में चल रहा हो या अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर चल रहा हो, यूरोपियन यूनियन का महत्व तो बड़ा जबरदस्त बनता है, क्योंकि चीन का बड़ा जबरदस्त पूंजी यूरोपियन यूनियन में लगा हुआ है। और इटली G7 में आता है, हालांकि इटली का नाम उस तरह से नहीं आता जिस तरह से फ्रांस, जर्मनी या इंग्लैंड, यूएसए तो कह रही है, लेकिन इसके बावजूद इटली की अभी जो प्रधानमंत्री हैं शांति से, आपने देखा होगा कि G7 की मीटिंग के पहले दुनिया के हर जगह में पहुंची है, और इनकी कोशिश है कि एक सेंट्रल व्यू अपना रखें। यानी यह वह भी कर रही है कि हमें देना है महत्ता गाजा को, पैलेस्टीन लैंड को पूरी की पूरी स्वतंत्र इकाई के रूप में हमें स्वीकार करना है। वहीं पे यह भी कहती हैं कि लड़ाई बंद हो, लेकिन इजराइल के बारे में भी बात करती है, पूरे उससे मुक्त भी नहीं हो पाती हैं। तो इस ढंग से उनको लगा होगा कि भाई अब चलो थोड़ा चीन चलते हैं, देखें वो लोग क्या कर रहे हैं, और चीन में बड़ा इसके बारे में खुशी होगी। वहां के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं दोनों से मिलेंगी, यानी शी और ली दोनों से मुलाकातें होंगी, और देखते हैं क्या इनका निकलता है। यह अकेले केवल इटली की तरफ से नहीं, यूरोपियन यूनियन की तरफ से गई होंगी कि हम क्या करें, कैसे आगे बढ़े। जी बिल्कुल आपने सही कहा, रूस जा ही रहा है और जर्मन के लोग पहुंचे ही हैं, और वो एंटोनी ब्लिंकन खुद होके आई है, तो चीन तो एक बहुत बड़ा सेंटर इस वक्त पूरी दुनिया में बन ही गया है। एलन मस्क के और जो ये विंडो चलाने वाले बाबा हैं, इनके बीच में कंपटीशन चल ही रहा है चाइना को लेकर, तो बहुत कुछ घट रहा है। लेकिन इसी के साथ एक खबर और आई है कि इटली ने सीरिया में अपना राजदूत नियुक्त कर दिया है। क्या इसके पीछे भी चाइना ही जिम्मेदार है? नहीं, चाइना का हाथ हो सकता है। वैसे यूरोपियन यूनियन की हम बात कर रहे हैं तो वहां के 7 देश, जिसमें इटली भी शामिल है और जिसका नाम आपने लिया वो सब शामिल है, इन लोगों ने मिलकर कहा है कि मिडिल ईस्ट में हमारी पैठ होना जरूरी है। अमेरिका के प्रति घृणा है मिडिल ईस्ट में काफी अरसे से, जो कि अभी बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच रहा है गाजा में जनसंहार के कारण। और भले ही कुछ देशों के राज्याध्यक्ष या वहां के हेड प्रो अमेरिका, प्रो इजराइल हो, लेकिन जनता इसके पक्ष में नहीं है, और लगता है कि अमेरिका को आज नहीं तो कल वहां से सैनिकों को हटाना पड़ेगा, खासकर सीरिया हो, इराक हो, इस सब में। और इसलिए इन लोगों ने कहा है कि हम अब अपनी समझौता सही करें, जो कि 8-10 साल से टूटा हुआ खत्म है, और हम यह मौका है कि वहां जाएं, और यदि अमेरिका हटता है, जगह खाली होता है, तो जरूरत है कि हम वहां पहुंचे। यह हो सकता है इसमें अमेरिका की भी हाथ हो, चीन तो है ही है। जी चलिए अगली खबर हंगरी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे जुड़ी हुई है। उन्होंने एक बड़ा बयान देकर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा वेस्ट का सूरज अब डूब रहा है और एशिया पूरी दुनिया पे राज करने जा रहा है। भारत, चीन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कई देशों का नाम लिया है कि उनकी भूमिका बड़ी प्रमुख होने वाली है। हाँ, जहां तक विक्टर ओरबान की बातें हैं, बातें कुछ तो सही कहते हैं, और हालांकि इसमें जोड़ दिया कि इसमें दशकों लग सकता है, शताब्दियों या सैकड़ों वर्ष लग सकता है। सैकड़ों वर्ष लगेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, यह दशकों नहीं, इसी युद्ध के अंत तक इसका खुलासा हो जाएगा कि अमेरिका का जो पकड़ है पूरे पृथ्वी के ऊपर, जो उसकी साम्राज्यवादी नीति किस हद तक कमजोर पड़ती है, वह दिखेगा, चाहे उसका डॉलर हो, चाहे उसका मिलिट्री फोर्स हो। जहां तक एशिया के सेंटर होने की बात है, उसमें रशिया भी है, रशिया भी साथ दे रहा है, और इन्होंने यह भी कहा है कि अरब कंट्री के बहुत सारे देश जो रशिया से यानी यूएसएसआर की बात कर रहे हैं, नाम नहीं लिया उन्होंने, भड़कते थे क्योंकि वो एंटी मुस्लिम थे। वह हालांकि ये गलत बात है, यूएसएसआर कभी भी एंटी मुस्लिम नहीं था, और उस समय देखें तो पूरे इजिप्ट के साथ जितने भी वहां के थे, चाहे पीएलओ ऑर्गेनाइजेशन हो, यासर अराफत हो, सब यूएसएसआर के बहुत जबरदस्त दोस्त थे, मित्र थे, और यूएसएसआर इनकी मदद करता था इजराइल के अगेंस्ट और अमेरिका के अगेंस्ट में। लेकिन जो यह बात कर रहे हैं उसमें सही है कि एशिया में शिफ्ट कर रहा है, एक तो चीन के कारण, दूसरे इंडिया का जहां तक बात है, जो भी आज हमारी स्थिति हो, इंडिया का भौगोलिक देखिए, 3 तरफ से समुद्र है, दूसरी तरफ से ऑफकोर्स पहाड़ों के पीछे में आपके चीन है। चीन अपने आप में अब सेकंड वर्ल्ड पावर तो बन ही चुका है इकोनॉमिकली। भारत का दूसरा है आबादी, तीसरा यहाँ की टेक्नोलॉजी, बड़ा जबरदस्त विकास हुआ है। वो जो जितना भी हम गाली दे दें नेहरू को, लेकिन नेहरूवियन जो सोशलिज्म था, हालांकि समाजवाद से कुछ लेना देना नहीं था, और जो पंचवर्षीय योजना लेके उन्होंने यूएसएसआर से लेके इंडस्ट्रियल हब सेंटर बनाया था, हालांकि हम चीन से बहुत पीछे रह गए। चीन का कारण था कि वहां शुरुआती दौर में समाजवादी क्रांति या जनवादी क्रांति हुई थी, जिससे कारण उनका विकास हुआ। और भारत की जो खरीदने की क्षमता है,
और इकोनॉमिक तो है ही है, चौथा पांचवा छठा जो भी हो महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए इस सबको मिलके भी करे। हालांकि ये चीज चूक गए कि यदि समाजवाद यहां पे पूंजीवाद को हटाता है तो विश्व गुरु क्या हम पूरे दुनिया को एक सही रास्ता दिखाने में समर्थ हो सकेंगे। जी। उत्तर कोरिया के नेता यानी प्रमुख किम जोंग उन अगर इजाजत दें या आदेश दें तो हम युद्ध करेंगे और दुश्मन का पूर्ण विनाश कर देंगे। ये कौन है दुश्मन इनका? इनका दुश्मन मुख्य रूप से तो दक्षिण कोरिया है और उसके पीछे आने वाले में अमेरिका है। कुछ हद तक कहें तो जापान है, लेकिन जापान उस तरह से दुश्मन नहीं आता है क्योंकि इनकी सीमा से उस तरह की कुछ नोकझोंक होने की बात नहीं है, समुद्र में ये लड़ते नहीं है। मुख्य रूप से दक्षिण कोरिया है। हाँ, यह महत्वपूर्ण बात है कि यह उस समय किया गया था जबकि यहाँ पर 1950 से 53 तक जबरदस्त लड़ाई चली थी, कोरियाई वॉर के नाम से फेमस है, जिसमें चीनी सेना भी इन लोगों के साथ थी, उसके भी हजारों सैनिक मारे गए थे। और दूसरी तरफ से दक्षिण कोरिया अमेरिकी सैनिक और यूएन के पीस कीपिंग सो कॉल्ड थे जो कि पूरी तरह से लड़ रहे थे। और अंततः आज ही के दिन, आज 28 तारीख या 27 तारीख के दिन, 27 तारीख को आज से 70 वर्ष हो गए ना उनके लड़े हुए। हाँ, 70-71 वर्ष हो गए, आज 2024 वर्ष हो गया। और इसलिए उस सबको बधाई देते हुए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी चीन के दवाई देते हुए और ये कह रहे हैं, और इनके किम जोंग के प्रशंसा में इनके जो सैनिक अध्यक्ष वगैरह लोग कर रहे हैं कि हमें आदेश दे दे तो हम दुश्मनों को निस्तानाबूद कर देंगे। यानी अप्रत्यक्ष हिंट यह है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल भी करेंगे। जी। वेनेजुएला में चुनाव है, चर्चा बहुत हो रही है सर। हाँ, चर्चा तो है, चूंकि मदुरो वहां पे अभी राष्ट्रपति हैं जो कि पिछले 7 वर्षों से करीब है और टिके हुए हैं। और यह जो है इन लोगों ने इस तरह से चुनाव का समय रखा है जो कि इनके पूर्वज यानी पहले वाले राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज थे जो 2013 में कैंसर से मर गए थे, तब से ये आ रहे हैं। 7 साल नहीं, 10, 11, 12 साल हो गए और अभी चुनाव का लड़ रहा है। हालांकि इनकी सत्ता में जो आर्थिक विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पाया, क्योंकि इसके बावजूद कि यह प्रो पीपुल है, जनता के लिए करते हैं और साम्राज्यवादी अमेरिका के जबरदस्त खिलाफ करते हैं, जो आर्थिक विकास जनता का होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि उस तरह की समाजवादी निर्माण नहीं हो सका। दूसरे अमेरिका ने हर तरह से प्रतिबंध लगा रखा है, बल्कि इनका थोड़ा सा बल्ले बल्ले हो गया 2022 के बाद से, जब पूरा तेल का जाना रुक गया और अमेरिका के लिए कष्ट हो गया तो अमेरिका फिर से गिड़गिड़ाया जाके इनके पास जाके वेनेजुएला के पास तेल का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है और वहां से खरीद रहा है। तो देखते हैं ये जीतता है या अमेरिकी पिट्ठू है गोंजालिस, वो जीतते हैं। यदि गोंजालिस जीत गए तो फिर इसका वही हालत होगा जो अर्जेंटीना का हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं लगता है क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले इनका जो रैली निकला था चुनाव का, 10 लाख से अधिक लोग आए थे इनकी बातें सुनने के लिए। जी, चलिए देखते हैं क्या होगा, लेकिन अब रुक कर लेते हैं अमेरिकी चुनाव से जुड़ी खबरों का। निकी हेली का एक इंटरव्यू वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कह रही हैं कि लिख के ले लो, अगर ट्रंप प्रत्याशी बना तो कमला हैरिस जो है वो राष्ट्रपति बन जाएगी। क्या इनको पहले से ही आभास हो गया था कि कमला हैरिस ही प्रत्याशी होंगी? हालांकि ये इनका जहां तक है ट्रंप से है, बस इतना ही है कि पिछली चुनाव में यह खुद भी राष्ट्रपति प्रत्याशी बनना चाहती थी इस चुनाव में। हालांकि वो टिक नहीं पाई और ट्रंप काफी आगे निकल गए, इसलिए इन्होंने फरवरी या मार्च में ही शुरू में अपना नाम वापस ले लिया था। लेकिन यह कहीं से भी बाइडेन के पक्ष में नहीं है। बाइडेन को इन्होंने उस समय जो पहले इंटरव्यू दिया था, जिसकी बातें अभी लाके कहा जा रहा है 1.5 साल या 2 वर्ष पहले, कहा था कि बाइडेन को छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब उनसे चल नहीं रहा है, वो सठिया गए हैं और अपने उपराष्ट्रपति यानी कमला हैरिस को सत्ता दे देनी चाहिए। हालांकि बातें हुई नहीं और उन्हीं के साथ अब इनका कहना है कि कमला हैरिस यदि बाइडेन 4 साल के लिए और आ जाते, या उस समय कहा था कि आ जाते हैं, तो अमेरिका कहां बर्बादी के गर्त में चला जाएगा कहना मुश्किल है। और कमला हैरिस जिस दिन से आएंगे उस दिन अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। यानी ये इनके पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है, डेमोक्रेटिक के पक्ष में अप्रत्यक्ष रूप से कह रही हैं कि इन लोगों को वोट ना दें, बल्कि वापस हमारी पार्टी के यानी रिपब्लिकन के ट्रंप को वोट दें। देखिए, हालांकि बहुत ही वायरल हो रहा है इनका ये पुराना जो इनका इंटरव्यू था। जी, चलिए अगली खबर है ट्रंप से जुड़ी हुई। क्रिश्चियन जो है वो सिर्फ इस बार वोट दे दें, 4 साल बाद उनको वोट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या कहना चाह रहे हैं साहब? लगता है हमारे नरेंद्र मोदी से सीखे।
उन्होंने कहा था पिछले चुनाव में कि आप अपने घरों से बाहर निकले, हमें वोट दे और मैं प्रधानमंत्री बना तो उसके बाद से अगले 4 साल तक या 5 साल तक आप शांति से सो सकेंगे क्योंकि मैं आपकी रक्षा करूंगा। और तो ये इन्होंने कह दिया कि अगले बार से चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या मायने इनके मन में था, क्या दिमाग में था? हालांकि इनके जो प्रचारक उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये यूनिटी की बात कर रहे हैं। इससे कौन सी यूनिटी होती है वह नहीं समझ में आता है। दूसरी चीज यहां निकल के आती है, वो क्रिश्चियन की बात करते हैं, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात कर रहे हैं, यानी व्हाइट सुप्रीमेसी, गोरों की बात कर रहे हैं। चाहे वो एशियन हो, भारतीय हो, चीनी हो, या मेक्सिको से आए हुए लोग हो, या दूसरे जगह के लोग बात हो, उनको सेकंड ग्रेड का सिटीजन मानते हैं। तीसरी बात इसमें है कि जहां तक विपक्ष की बात है, अभी तक उन्होंने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने कहा था कि बड़ा वेड है, बड़ा विचित्र विचार है और रिएक्शनरी विचार है। तो यह तो एक्चुअली स्पीकिंग बहुत ही खतरनाक बात है। इसका मतलब क्या होता है कि 4 साल के बाद भी मैं नहीं हटने वाला हूं। और अंतिम बात यह है कि आप देखिए कहीं ना कहीं से इनके दिमाग में है कि आज का पूंजीपति वर्ग नहीं चाहता है कि हर 4 साल 5 साल में चुनाव हो और आपके इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम से पक्ष विपक्ष दोनों को पैसा दे रहे हैं। हमारे मुनाफा में से एक अच्छा खासा हिस्सा चले जा रहा है, हमें नहीं चाहते। एक जो आए वो बने रहो और हमारी रक्षा करो, हमें देखभाल करो, जनता को भड़काते रहो, आपस में लड़वाते रहो। ये क्या बार बार हर 4-5 साल 6 साल में चुनाव की बात करते हो? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो खुद एक पूंजीवादी हैं। अब अगली खबर है, वो कह रहे हैं कमला हैरिस यहूदी विरोधी है। अब ये सब कहने का कोई मतलब नहीं है। जहां तक रिपब्लिकन है, उनका जो आईएसपी जो था, जो आधार था लड़ने का, वह कमजोर पड़ गया। बाइडेन हट चुके हैं। बुढ़े की बात कहती थी कि सठिया गया, अभी खुद ही ट्रंप सबसे बुढ़े हो गए, 79 साल के हो गए हैं, वह भी आधार खत्म हो गया। कमला हैरिस को कहते हैं कि एंटी ज्यूज है। इसका क्या मतलब होता है? कुल 2.5% तो आबादी है ज्यूज का, ठीक है, उनके पैसे बहुत देते हैं, उनका मीडिया पे कब्जा वगैरह है, लेकिन अमेरिकी जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है कि केवल ज्यूज के समर्थन के कारण वो किसी खास आदमी को वोट देंगे। और हालांकि इनके पति भी शायद, कमला हैरिस के पति भी शायद ज्यू हैं, तो यहूदी हैं, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अब यह अनाप शनाप बक रहे हैं। इनका जो नैरेटिव था अपने जीतने का, वह खो चुके हैं। अल्ले से फिर से जगे, इनको लोग पकड़े, और अभी इनका जो बहस होने वाला था CNN पर, उससे भी शायद पीछे हटने की बात कर रहे हैं। कमला हैरिस के सामने नहीं जाना चाहते हैं, लगता है कुछ नर्वस है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी खबरों के। पहला जो अपडेट है वो आया ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया और मांग की गई है कि इजराइल से ताल्लुकात तोड़ दिए जाएं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में काफी जबरदस्त आंदोलन बीच बीच में चलता रहा। वैसे दूसरे देशों में चलता है, यूरोपियन यूनियन के तकरीबन हर देशों में छोटे मोटे रूप में चलता रहा है। और इन्होंने साफ कहा, अल्बानीज यानी वहां के प्रधानमंत्री के नाम से, ब्लड ऑन योर हैंड, यानी तुम्हारे हाथ में खून है, और फ्री पैलेस्टीन करके नारा लगाया गया है। और यह जनता को दिख रहा है, केवल इसीलिए नहीं कि पैलेस्टीन की जनता को हम समर्थन करते हैं, उनके स्वतंत्र राज्य का समर्थन करते हैं, बल्कि इसलिए भी कि इस युद्ध के कारण, साथ साथ में यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, कि जनता की कमाई घट रही है। उसी के पैसे से तो हथियार उठाकर हर जगह भेज रहे हैं और हमारी खरीदने की क्षमता खत्म हो रही है। और जो बोलने की आजादी वो भी ले रहे हैं। हम भारतीय इसको समझ रहे हैं। आज हम प्रो पैलेस्टीन के नाम पर 100 लोग भी निकले तो देखिए कितने लोग अंदर जेल में पहुंच जाते हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की विदेश नीति के जो प्रमुख है जोसेफ बोरेल, वो भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू के पागलपन को रोकना पड़ेगा। वो स्कूलों पर हमला करके मासूमों का कत्ल कर रहा है। ऐसी एक खबर आसियान विदेश मंत्रियों के हवाले से भी है, वो भी फिलिस्तीन के हक में आवाज उठा रहे हैं। सर हाँ, ये अच्छी बात है। वैसे कहने के लिए तो वहां रूस के विदेश मंत्री लावरोव भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने कहा कि हम जो जनसंहार हो रहा है उसका हम विरोध करते हैं। हमारी मांग है कि युद्ध को तुरंत रोका जाए और पैलेस्टीन को एक पूर्ण राज्य के रूप में तुरंत मान्यता दी जाए। अच्छी बात है, एशियान की मीटिंग में हुई है, आवाज हुई है, जो लाओस में चल रहा है। जी ईरान में सरकार गठित नहीं हो पा रही है, उसको लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। ईरान भी मुफ्त में कई बार मीडिया में पूरी दुनिया भर में आते रहता है। हालांकि क्या मुख्य कारण नहीं पता चला, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है, और जो थोड़ा मोड़ा देखा है, कि वहां पे कौन उपराष्ट्रपति हो, कौन विदेश मंत्री हो, कौन इनका जो सुप्रीम काउंसिल जो होता है, जिसके अध्यक्ष वहां के सुप्रीम रिलीजियस लीडर हैं, उसके बाद किसको चुना जाए, इस पर मतभेद जारी है। जो अभी जीते हैं मसूद पेजेस्कियन,
पेजेशकियन, हाँ, तो उनके बीच में कुछ मतभेद तो जरूर है, इतना समय नहीं लगना चाहिए था। वैसे कल शायद इनका वो या वो होगा राष्ट्रपति का अभिभाषण, और जो भी है इनका जो ये अपना शपथ ग्रहण और जो भी प्रोग्राम होगा उसमें होगा। 70 फॉरेन डेलीगेशंस आ रहे हैं, 70, जिसमें दुनिया भर के कई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ये सारे लोग आ रहे हैं। और कल नहीं, जुलाई 30 जुलाई को यह शपथ ग्रहण रखा गया है। तो अंततः इसका अंत होना ही होना है, लेकिन अननेसेसरली इन लोगों ने बहुत डिले करके जनता के मन में यह सवाल पैदा कर दिया है कि हमने जिसको चुना है वह हमारा मालिक है या कोई और है। जी, हो सकता है मुहर्रम है और शिया कम्युनिटी का देश है, इस वजह से भी डिले हुआ हो। अगली खबर कोको कोला से जुड़ी हुई है। ईरान से गुजरने नहीं देंगे कोको कोला को। नहीं, अच्छा है, कोको कोला का बहुत बड़ा प्रोडक्शन सेंटर है ईरान में, लेकिन ईरान के जो अभी सत्ताधारी हैं उनको लग रहा है और उन्होंने कहा है कि जो भी ऐसी कंपनी जिसका संबंध इजराइल से हो, वह पैसे कमा के इजराइल को देता हो, इजराइल के बारे में मीडिया में फैलाता हो, हमास को गलत सलत कहता हो, जो वहां के पैलेस्टीनियन रेसिस्टेंस फोर्सेज उनके खिलाफ में आवाज उठाता हो, उनके साथ हम नहीं है। इसलिए कोका कोला जो भी बनता है हमारे ईरान के अंदर में बेचो, वही करो, ईरान से हम बाहर नहीं जाने देंगे। और एक अच्छा कदम है कोका कोला, हमें पता है, हमने इसकी बहुत बारे में बात कर चुकी है, जैसे फोर्ड का हो, दूसरा हो, ये लोग CIA के साथ मिलकर काम करते हैं। जी, फ्रांसिस्का अल्बनीज चर्चा में है क्योंकि वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू हिटलर है। सीधा तो उन्होंने नहीं कहा, जहां तक है। वैसे यूनाइटेड नेशंस की प्रमुख, मतलब उसके डायरेक्ट उसके प्रतिनिधि ना होने के बावजूद एक्सपर्ट के रूप में इनको लिया जाता है, लोग चुने जाते हैं कुछ समय के लिए। तो किसी ने एक कार्टून बनाया हुआ, बड़ा अच्छा कार्टून बनाया हुआ है, ऊपर में दिखा रहा है हिटलर की किस तरह से लोग उसकी जिंदाबाद कर रहे हैं, हिटलर है, हिटलर शाही की बात है। और नीचे कार्टून के हिस्से में दिखाया जा रहा है कि जब नेतन्याहू भाषण दे रहे हैं अमेरिकी कांग्रेस में, तो वहां के सीनेटर्स जितने हैं, वो तालियां बजा रहे हैं, लॉ मेकर्स तालियां बजा रहे हैं, और दोनों का है। किसी और ने डाला था जिस पर हंगामा हुआ था इजराइल के, इन्होंने उसको रीट्वीट यानी रीपोस्ट कर दिया, इस पे नाराज हो रहे हैं। तो इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। जी, और जो ये हमला हुआ है सर गोलान हाइट पे, वहां पे बच्चे जो मरे हैं वो तो सीरिया के हैं, लेकिन उनको खबरों में ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे वो इजरायली बच्चे वहां पे मर गए हैं, और अब उसका बदला लेने के लिए लेबनान पर पूरी तरह चढ़ाई कर ही देगा नेतन्याहू। उसे आप कैसे देखते हैं खबर को? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमास ने और हिजबुल्ला दोनों ने नकारा है, और इन्होंने कहा है कि हमने नहीं कहा। हम ऐसे अटैक करते रहते हैं, लेकिन एक प्ले ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड में हमारा रॉकेट वहां नहीं जाएगा। दूसरी बात, अभी तक इन्होंने कोई प्रमाण नहीं किया, सीधे इन्होंने कहना शुरू किया कि हिजबुल्ला ने अटैक किया है। तीसरे, कुछ लोकल मीडिया में इजराइल का आया था, जब तक पूरी हम समझे देखे उन्होंने हटा दिया। वह कहते हैं कि इजराइल का जो आयरन डोम है, आयरन डोम का क्या मतलब है कि जो बाहर से मिसाइल या एरोप्लेन्स आ रहे हैं, यूएवीज आ रहे हैं, उसको मारने के लिए यहां से मिसाइल लॉन्च करते हैं, यानी इंटरसेप्टर। वह इंटरसेप्टर चला है और मिसगाइडेड हो गया है, और जो टारगेट था वो गिर गया, हट गया, उसको करने के बजाय गया है, और इसलिए गोलन हाइट में जाकर मारा है, यानी इजराइल का ही मिसाइल जाकर मारा। ये होता है, यूक्रेन में कई मिसाइल यूक्रेन ने मारा है, इधर जाने के बजाय वापस घूम के वो पोलैंड में जा पहुंचा है। हालांकि हंगामा हो सकता था, लेकिन वहां पे पोलैंड ने खुद कहा कि नहीं, यह तो यूक्रेन का था। यहां पे बदमाशी कर रहे हैं, हंगामा पूरी दुनिया में कर रहे हैं, हालांकि ना इनके पास कुछ प्रमाण है ना कुछ है। इन लोगों ने वैसे मिसाइल मार के वहां 3 हिजबुल्ला के कमांडर को या जो भी है उसको तो मार ही दिया वहां पे लेबनान में। लेकिन यह बदमाशी है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें हिजबुल्ला का कोई हाथ है। जी, देखते हैं जो ये बदमाशी की गई है, ये जानबूझ के की गई है या गलती से की गई है, और इसकी आड़ में क्या कोई ट्रंप से मिलने के बाद जो अमेरिका में मुलाकात हुई नेतन्याहू की, कोई बड़ा खेला लेबनान में किया जाएगा क्या? क्योंकि अमेरिका को असल इस जंग में लाने की कोशिश है। इजराइल को भी लगता है जब तक अमेरिका इस जंग में नहीं आएगा तब तक फतह नसीब नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।